चलो ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में ना, एक क्लास अभी हुआ था मल्टीवेरिएट एनालिसिस का, तो उसमें हम लोग डिस्कस किया था कि ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्या होता है, कैसे डिराइव हुआ एक्चुअली। जो सिंगल रैंडम वेरिएबल है, फिर उसका बाईवेरिएट नॉर्मल हुआ, फिर बाईवेरिएट टू मल्टीवेरिएट कैसे बना, तो ये हमने देखा था उसमें। उसके आगे देखते हैं। तो जैसे इसमें बोला गया आपको क्या क्या जानना है, कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिर कंडीशनल मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, चलो कंडीशनल पे आते हैं। तो हम लोग देखा था कि x जो वेक्टर है xp है ना, तो ये आपका एक रैंडम वेक्टर है। इसका जो म्यू मैट्रिक्स है और ये आपका सिग्मा जो मैं लिया सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 एंड सो ऑन। इस तरह से आ जाएगा। तो हमने ये देखा था कि ये जो x वेक्टर है ना, दिस x हैज मल्टीवेरिएट नॉर्मल विथ म्यू एंड सिग्मा, ये पैरामीटर्स हैं। अब इसमें क्या होगा अगर हम आपसे पूछे कि जैसे इसका अगर आप पार्टीशन करो तो क्या होता है, तो ईच जो इसमें ईच एक्स आई जो है, ऐसे अगर आप ईच एक्स आई की बात करो तो ईच एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जिसमें से ईच एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मार्जिनल की बात कर रहा हूं, मार्जिनल क्या होगा, नॉर्मल म्यू सिग्मा 1 है ना। तो यहाँ पे सिंपल यस, नॉर्मल म्यू आई सिग्मा आई आई, जो नोटेशन मैंने यूज किया है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स आई कॉमा एक्स जे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब ये बाईवेरिएट की बात कर रहे हैं ना, आई से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आई फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to अप टू पी, कुछ भी ले लो। एक्स आई कॉमा एक्स जे का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इनमें से x1 टू xp है ना, तो कोई भी एक्स आई एक्स जे हो सकता है, इसका ज्वाइंट नॉर्मल बाईवेरिएट नॉर्मल होगा म्यू आई म्यू जे। हाँ, तो ये आपका बाईवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा विथ पैरामीटर म्यू आई म्यू जे सिग्मा आई सिग्मा जे जे म्यू आई म्यू जे, हाँ सिग्मा आई आई सिग्मा जे जे, मतलब सिग्मा आई स्क्वायर सिग्मा जे स्क्वायर और आगे इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा तो रो आई जे बोल देते हैं तत्काल, ये है ना। या इसी को आप अगर मल्टीवेरिएट के टर्म में जैसे लिख रहे हैं, इसको ऐसा लिखें हम कि अगर आपका एक्स आई एक्स जे है, इस नोटेशन में लिखे इसको, तो ये होगा नॉर्मल टू विथ मीन वेक्टर क्या होगा म्यू आई म्यू जे, एंड जो आपके पास यहां से कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होगी सिग्मा आई आई सिग्मा आई जे सिग्मा जे आई सिग्मा जे जे, है ना। ये चीजें कोवेरिएंस मतलब है। तो ये आपके पास एक्स आई एक्स जे का डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली हम लोग अगर बात करें एक्स आई एक्स जे एक्स के, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सिमिलर ही रहेगा। 3 ले लिया हमने, मतलब ये बताना ही चाह रहा हूं जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कोई सबसेट भी ले लो आप एक्साइज का, तो वो भी मल्टीनोमियल ही रहेगी, ठीक है ना। सो दिस विल आल्सो बी नॉर्मल, तो ये n3 होगा, तो यहाँ 3 कंपोनेंट्स हैं n3, और इसका जो म्यू वेक्टर होगा म्यू आई म्यू जे म्यू के, ये है।
और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होगी यहाँ पे, वैसे ही जैसे ये लिखा था ना, यही चीज है, सिग्मा आई आई, सिग्मा आई जे, सिग्मा आई के, है ना, वैसे ही सिग्मा जे आई, सिग्मा जे जे, सिग्मा जे के, फिर सिग्मा के आई, सिग्मा के जे एंड सिग्मा के। अब आई जे के आपकी चॉइस है, वट एवर आई जे के यू चूज फ्रॉम 1 to p, है ना। तो ये तो थ्योरी हो गया सिंपल, उसी को जनरलाइज कर रहे हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइवेरिएंट नॉर्मल है। अच्छा, अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए x आपके पास अभी है x1 x2 x3 x4, ये है। अब इसका अगर हम पार्टीशन करते हैं, अभी मैं क्या करता हूं, इसका पार्टीशन कर दिया, x1 x2, इसका पार्टीशन हो गया x3 x4 में। तो अभी हमने देखा है कि जो x1 x2 होगा दैट इज, ये भी मल्टीवेरिएट नॉर्मल होगा विद 2 कंपोनेंट, और इसका जो होगा μ1 μ2, और यहाँ आने वाला है सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 21 सिग्मा 22, ये रहेगा ना। और x3 x4 का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा, ये भी n2 सिमिलर है ना, ऐसे ही हो जाएगा μ3 μ4, और यहाँ ऐसे ही रहेगा सिग्मा 3 सिग्मा 3 4 सिग्मा 4 3 एंड सिग्मा 4 4, ये चीज है। अच्छा, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल है ना, ऐसे तो 4 है, और इसका म्यू वेक्टर क्या है, μ1 μ2 μ3 μ4, तो यहाँ आप पार्टीशन कर सकते हैं म्यू वेक्टर में। तो ये आपका जो म्यू वेक्टर है ये उसका हो गया x1 x2 का, और ये जो म्यू वेक्टर है इसका है। अच्छा, और इसका सिग्मा वेक्टर को आप कैसे पार्टीशन कर सकते हैं, इस तरीके से, हाँ, तो क्या इसका नाम रखेंगे सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 21 एंड सिग्मा 22। तो ये जो बना है एक्चुअली यही तो है। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा 11 है ये किसके इक्वल आएगा, इस वाले के इक्वल, हाँ ये होगा सिग्मा 11 जो यहाँ मैंने यूज किया है दैट इज दिस, ये स्मॉल सिग्मा है कैपिटल सिग्मा है, आपको समझना है, तो दोनों अलग अलग है। और ये जो सिग्मा 22 है ये किसके इक्वल होगा, हाँ, तो ये आपका है और ये सिग्मा 21 सिग्मा 12 जीरो हो जाएगा वो, नहीं वो तो जीरो तब होगा दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, जीरो नहीं होगा वो। बाकी जैसे अगर इसका लिखते हैं हम क्या क्या बनता है यहाँ पे, सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 13 सिग्मा 14, अगर आप ये वाला मैट्रिक्स लिखो इसका, ये अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, ये भी 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो ये जीरो नहीं होगा यहाँ पे। जीरो तब होगा जब आपको पता हो कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तब वैसा होगा। उसमें 1 3 1 4 सिग्मा 1 3 हाँ, तो वहाँ यहाँ पे आएगा सिग्मा 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, यहाँ फिर आ जाएगा ना 3 1 3 2 4 1 4 2, उस तरीके से ये आएगा। तो यहाँ पर आगे मैं बताया ना, तो उसमें अगर ऐसा लिखे तो इसमें ये थ्योरम है ऐसे कि ये जो थ्योरम है आपका, ये अभी मैं जो लिख रहा था x1 x2 x3, इसी के थ्रू लिख देता हूँ मैं। तो ये हमने इसका पार्टीशन किया, तो इसका जो है नॉर्मल ये है ना 4 है अभी, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है μ1 μ2 μ3 μ4, ये जैसे अभी लिख रहा था मैं। और इसका अगर मैट्रिक्स ओपन करें तो ये तो होगा सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 13 सिग्मा 14, फिर सिग्मा 21 सिग्मा 22 सिग्मा 23 सिग्मा 24, फिर सिग्मा 31 सिग्मा 32 33 34, सिग्मा 41 42 43 44, इस तरीके से है। तो यहाँ भी एक्चुअली पार्टीशन हो रहा है ऐसा, है ना। तो इसका हमने अभी नाम दिया था, तो
तो यही वो मैट्रिक्स था। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, ये जो x4 है, x जो है अगर ऐसा लिखूं मैं कि n4 म्यू और सिग्मा है, सो वेयर दिस सिग्मा इज सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 21 एंड सिग्मा 22। तो ये पार्टीशन था, तो उसी को जस्ट ऐसा लिखा हमने। तो यहाँ पे थ्योरम में ये बोलना चाह रहा हूं कि रैंडम वेक्टर्स x1 x2 and x3 x4 are independent if and only if क्या होगा? सिग्मा 1 2 इक्वल टू सिग्मा 2 और इक्वल टू 0। हाँ, वो जीरो हो जाएगा एक दूसरे का, वो है ना। यहाँ पे हालांकि ट्रांसपोज ही होगा, क्योंकि कोवेरिएंस 3 1 और 1 3 का तो इक्वल ही होता है ना, तो सेम ही रहेगा। और ट्रांसपोज होगा ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही होगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि सिग्मा 3 1 सिग्मा 1 3 इक्वल होता है, कोवेरिएंस बिटवीन 1 and 3 या 3 and 1 बात बराबर है। सिग्मा 3 2 और सिग्मा 2 3 इक्वल रहेगा, सिग्मा 4 1 सिग्मा 1 4 इक्वल रहेगा, सिग्मा 4 2 सिग्मा 2 4 इक्वल रहेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज है, मतलब ट्रांसपोज लेंगे तो इक्वल आ जाएगा। तो कोई अगर ये वाला आप कह रहे जीरो है तो ये जीरो ऑब्वियसली हो जाएगा, ये जीरो है तो, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो जीरो मैट्रिक्स ही होता है। तो यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा आपके पास कि सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इनफैक्ट मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ईच इंडिविजुअली सिंगल जो होगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल ही होगा, उसका कोई भी एक सबसेट ले लो आप उसका, है ना, 2 at a time, 3 at a time, 4 at a time or any at a time, so that will also be a multinomial distribution, है ना। तो ये है। अब आते हैं कंडीशनल पे। जो कंडीशनल है, ठीक है, यहाँ बस इस एग्जांपल जरूर बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या होगा। बाकी वैसे भी अलग पेयर बना सकते हैं आप, x1 x3 का, x2 x4 का, सिमिलर वे में हम ब्रेक कर सकते हैं चीजें। अच्छा, तो जैसे हम लोग अभी ये मान लो ऐसा है कि x1 x2 जो है, x1 x2 has bivariate normal distribution with parameter mu1 mu2 sigma 1 square sigma 2 square। तो सिग्मा 1 स्क्वायर ही यहाँ पे आप चाहो तो सिग्मा 1 1 लिखो या इसी को सिग्मा 1 स्क्वायर लिखो, जो मैं नोटेशन लेके चल रहा हूँ, सिग्मा 2 2 या सिग्मा 2 स्क्वायर। और ये रो है तो रो यहाँ 1 2 बोल देते हैं इस तरह से। तो क्या होगा, या इसी को हम लोग अभी अब इस नोटेशन में लिखेंगे, सो दिस इज बाइवेरिएट नॉर्मल विथ कंपोनेंट 2, क्योंकि या मल्टीनोमियल वही बात है। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका मीन वेक्टर है mu1 mu2, और यहाँ पे जैसे सिग्मा 1 1 कोवेरिएंस बिटवीन x1 x1, तो वही सिग्मा 1 स्क्वायर या सिग्मा 1 1, ठीक है ना। यहाँ जब आप सिग्मा 1 2 लिखेंगे तो सिग्मा 1 2 का मतलब है कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2, जो कि रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे ही सिग्मा 2 1 एंड सिग्मा 2 2। अब पूछना ये चाहता हूँ कि हम लोग जब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट नॉर्मल जैम में ऑलरेडी कवर कर रखा है हमने, तो वहां पे जब हम पढ़ रहे थे, सो देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन x2 इज इक्वल टू स्मॉल x2, वहां क्या होता था? नॉर्मल mu1 प्लस रो, तो ये नॉर्मल ही होगा mu1 प्लस रो सिग्मा 1 सिग्मा भी सिग्मा 2 x minus mu1 x2 ये मीन था, वेरिएंस किसका वेरिएंस निकालना है? x1 का, नहीं 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। हाँ, तो अब समझिए, अब इसको हम लोग मल्टीवेरिएट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सेम चीज आप लिख सकते हैं दूसरे के लिए भी कि x2 गिवन x1 बराबर x1, तो यू नो इट इज ऑल्सो, तो mu2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 x1 माइनस mu1 एंड 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर।
इस तरह से, है ना। यहाँ पे जो सिग्मा 1 2 है हेयर, अब ये समझो ये जो सिग्मा 1 2 ये रो सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 है। तो इस तरह से है। सिग्मा 2 1 भी इनफैक्ट यही है, कोई अलग नहीं है। दिस इज ऑल्सो सिग्मा 2 1, तो सेम ही है। अच्छा, तो मुझे अभी तो ये बाइवेरिएट नॉर्मल का है। अब इसी पैटर्न पे तो अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें तो यहाँ से क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर आप देखें तो मैं अगर कंपेयर करने की कोशिश करूँ ई ऑफ x1 गिवन x2 बराबर x2, तो ये है μ1 प्लस, इसको ठीक से लिखूंगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और x2 माइनस μ2 है। ओके, तो इसको और ब्रेक करेंगे आप तो ये बनेगा, और ये रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 वही जो मैं कहना चाह रहा हूँ सिग्मा 1 2, तो ये कुछ ऐसा है μ1 प्लस सिग्मा 1 2 अपॉन सिग्मा 2 2, है ना। सिग्मा 2 स्क्वायर को मैं सिग्मा 2 2 लिख रहा हूँ, कोवेरियंस बिटवीन सिग्मा 2 एंड x2 एंड x2, सिग्मा 2 2 है। तो एंड दिस इज x2 माइनस μ2, तो ये x1 गिवन x2 का मीन बन गया है। बाद में यही मल्टीवेरिएट में ऊपर आके इनवर्स बन जाता है ना, तो इनवर्स मैट्रिक्स। अब यहां पे क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, ये कितना आएगा, तो यहां हमने जो लिखा हुआ है अभी 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, क्योंकि x1 की बात कर रहा हूं, इसको और ओपन करूंगा मैं तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर। इसको और अगर हम ओपन करें तो सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर, ये है ना। देखिए तो और इसको और ठीक से लिखे तो बनेगा सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस, ये सिग्मा 1 स्क्वायर इज नथिंग बट सिग्मा 1 1 माइनस ये हो गया सिग्मा 1 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, हमारा नोटेशन क्या है वो सिग्मा 1 2 कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2, तो कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2 इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2। वो कोवेरिएंस के फार्मूला में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिख जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फार्मूला में। हाँ, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला है उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये सिग्मा 1 2 और अपॉन में सिग्मा 2 2, और यही चीज अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ये ऐसा है ना सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 की पावर माइनस 1, और यहाँ भी यही चीज है। अगर इसको आप और लिखते तो μ1 प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 की पावर माइनस 1, ये नंबर है अभी तो क्योंकि बाइवेरिएट है, और x माइनस x2 माइनस μ2। तो इसी से हमें कन्वर्ट करना है मल्टीवेरिएट में। तो क्या करते हैं आप, अब क्या करेंगे, तो ये हम क्या देख रहे थे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हाट इज द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल। तो अब मुझे देखना है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें देखना है कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मल्टीवेरिएट नॉर्मल, सॉरी, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीवेरिएट नॉर्मल में, है ना। हाँ, मल्टीवेरिएट नॉर्मल में देखना है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मल्टीनोमियल कहाँ पहुंच गया, बाइनोमियल में पहुंच गया है ना। मल्टीवेरिएट नॉर्मल में हमें देखना है कि क्या आएगा, मल्टीनोमियल ना बाइनोमियल। तो बताइए इसमें क्या करें कि एक उसका साइज p है या कंपोनेंट p कंपोनेंट्स है ना मल्टीवेरिएट नॉर्मल, तो कैसे लिखे, बुक से प्रॉपर स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इनका प्रॉपर स्टेटमेंट जो लिखते हैं ये लोग,
देखिए तो जैसे क्या है कि हमारे पास थ्योरम मतलब लिखना है, रिजल्ट है कि तो जो x हमारा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सो ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको अगर हमने पार्टीशन किया तो x1 वेक्टर और x2 वेक्टर इस तरह से है। अब क्या लेंगे ऑर्डर आप, इसका ऑर्डर तो p क्रॉस मतलब अभी p जस्ट इसमें आपके पास टोटल कितने हैं, p क्रॉस 1 है ना, p नंबर ऑफ रोज हैं, तो x1 में क्या ले, क्या ऑर्डर ले, q। तो अगर मैं ऐसा लेता हूं कि जो x1 है वेक्टर, ये कुछ ऐसा बोल दो आप, x11 x12 एंड x1 q ले ले, तो x1 q, तो ये q क्रॉस 1 की है, तो जो x2 होगी उसमें क्रॉस 1 एक p माइनस q, हाँ है ना, यस। तो यहां से जो आपके पास x2 जो होगा, अब जो x2 लेंगे है ना, जैसे टोटल p रैंडम वेरिएबल्स हैं इन अ कॉलम, तो पहला q इधर है तो बचे कितने, n माइनस q है ना, मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो मैं उसको रीऑर्डर कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, रीऑर्डर। पहले हम क्या लिखते थे, इसको ऐसा लिख देते थे कि x1 x2 xp, तो बीच में हमने पार्टीशन किया है। तो पहले q जो यहाँ पे रैंडम वेक्टर्स हैं या अभी तो रैंडम वेरिएबल्स हैं, उसको हमने ये रैंडम वेक्टर बनाया है, और बाकी को x2 बनाया है ना, x2 ये वेक्टर है, यहाँ लाइन खींच रहा हूँ तो मतलब वेक्टर है वो। तो इस तरह से मैं रीऑर्डर कर रहा हूँ एक्चुअली, है ना, रीऑर्डर, उसको लेवलिंग दोबारा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ है कि एक x11 से 1q वेक्टर्स ये हैं, और यहाँ मान लो 21 से लेके, अच्छा फिर इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं थोड़ा मुश्किल होगा, ये नाम मत लिखो, बस ये लिख लो q, इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने q इधर लिया, छोड़ो इसको, इस तरह से मत लिखो जैसे बुक में लिखते हैं ये लोग, कि सीधा ये लोग ऐसा लिखते हैं ना कि x1 वेक्टर क्या है, q क्रॉस 1, और x2 वेक्टर क्या है, सिंपली n माइनस q क्रॉस 1, यही ना, इस तरह से अरे हाँ p माइनस q, नो सॉरी, तो p है एक q और p माइनस q, तो टोटल p नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, पहले q और फिर p माइनस q, हाँ सॉरी वो p नंबर ऑफ ने n यहाँ नहीं लिया, यहाँ p लिया है तो p माइनस q। अब क्या करेंगे हम, हमें डिसाइड करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये जो x मेरे पास अभी x वेक्टर है जो कि इसमें ऐसा है, अब यही ऑर्डर में ले लेता हूँ ना p, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर म्यू एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा। तो आपको क्या करना है अब, सो वी हैव टू फाइंड, ये है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए तो वैसे तो आपको पता ही है x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जो x1 वेक्टर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ये जो x1 है वेक्टर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर q क्रॉस 1 की, हाँ हाँ q, और यहाँ नया नाम दे दो चाहो तो, म्यू क्यू दे दो चाहो तो, है ना, और उसके हिसाब से मान लो सिग्मा क्यू रख दिया अभी, या कुछ ऐसा रख लो, आपकी मर्जी है, या तो x1 और सिग्मा जस्ट 1 है ना। यहाँ तो नोटेशन का ही बहुत प्रॉब्लम, बहुत सारे नोटेशन आया तो वहाँ कंफ्यूजन होने लगता है, ये है। तो इस तरह से है, बाकी x2 भी इस तरीके से ही ब्रेक हो जाएगा, तो ये p माइनस क्यू होगा यहाँ पे, इस तरह से है। x2 का वैसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत, वो x2 भी उसी ऑर्डर में रहेगा। तो अगर x2 का आप लिखेंगे तो जैसे ये लिखता हूँ, x2 वेक्टर जो है दैट इज द मल्टीवेरिएट नॉर्मल दिस, और वैसे ही होगा, मान लो μ2 सिग्मा 2 है, ऐसा समझ लो।
तो हमें उससे बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, अभी हमें मेनली देखना है कि ये क्या है, या इसको एक और थोड़ा बेटर नोटेशन में लिख सकते हैं। एक तो ना, या तो बुक से कॉपी कर ले या अपना नोटेशन लिख ले। तो ये सिग्मा मैट्रिक्स ऐसा करता हूँ, उसका पार्टीशन करते हैं। सो वेयर ये जो म्यू होगा इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, यही चीज है। जैसे हमने इसका पार्टीशन किया x का, वैसे म्यू वेक्टर का हो जाएगा। और ये सिग्मा मैट्रिक्स का पार्टीशन कितने पार्ट में होगा? 4 पार्ट में। तो अगेन ये नेम रखते हैं, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2 ना। अब टेंशन नहीं है, अब क्या है कि अब सिंपली आप लिख सकते हैं कि दिस वेक्टर हैज मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ दिस वेक्टर एंड दिस, फिर दिस हैज मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ दिस वेक्टर एंड दिस, इस तरीके से। तो वो आ जाएगा, वो तो ओके है। सो देन पहली बात तो ये कि जो x1 वेक्टर है दिस हैज मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर दिस एंड सिग्मा 1 1 कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा। एंड जो x2 है आपके पास, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन p माइनस q म्यू 2 एंड सिग्मा 2 2। अब ये ओके है, ठीक है, ये नोटेशन ठीक है। अब हमें क्या जानना है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ also, so distribution we have to see x1 vector given x2 vector is equal to x2, this has, जैसे हमने वहां पर लिखा था ना बाइवेरिएट नॉर्मल में, तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल है, मुझे ये लिखना है। तो वो यहाँ पे ड्राइव हो चुका। अगर आपको इसका याद रहेगा तो देखिए जहां पे मीन ऑफ x1 गिवन x2 क्या है, ये वाली चीज है, तो ऐसे आ जाएगी। और वेरिएंस ये है तो इसी के पैटर्न पे आ जाएगी। तो क्या आएगा जी, क्या लिखे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होगा, तो NP होगा। तो एक काम कर दो, अलग अलग लिख देता हूं मैं कि एक्सपेक्टेशन अलग, सो एक्सपेक्टेशन अलग लिख देते हैं। इसका एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल होगा, नॉर्मल गिवन म्यू 1 प्लस हाँ, जैसे यहाँ पे था वैसे ही सिग्मा 1 2, यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ रैंडम वेरिएबल x1 x2 था। अब जो अभी हम काम कर रहे हैं वहाँ x रैंडम वेक्टर है, ये रैंडम वेक्टर है। तो जब रैंडम वेक्टर है तो उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स हम कैपिटल में लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये आपका सिंपल सिग्मा 1 2, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स, ये ना देखिए, एंड x2 माइनस म्यू 2, x2 वेक्टर माइनस म्यू 2 वेक्टर। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन है। वेरिएंस लिखेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। सो जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ x1 वेक्टर गिवन x2 वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल x2, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या था, सिग्मा 1 1, तो ये कैपिटल सिग्मा 1 1 यहाँ लिखेंगे, माइनस, बताओ जी इसको कैसे ब्रेक करोगे, सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 का इनवर्स सिग्मा 2 एक का स्क्वायर था ना, यहाँ कुछ मिस हुआ है शायद, एक का स्क्वायर, हाँ वो मिस हुआ है। ये देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर यहाँ छूट गया है, तो ये स्क्वायर यहाँ छूट गया है, देख लीजिए। हमने इसको लिखा था सिग्मा 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, तो है ना, रो सिग्मा होल स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 1 2 स्क्वायर सिग्मा 2 2, है ना, इस तरह से है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको आप अलग अलग यहाँ पे लिखना चाहो तो सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स एंड सिग्मा 1 2। तो ये नंबर्स हैं अभी, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मैट्रिक्स में लिखना है तो ऐसे लिखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे डिफाइंड हो। तो उसका जो फॉर्म बनता है आपका,
उसी तरीके से है। और हालांकि सिग्मा 12 और सिग्मा 21 सेम ही है, तो यहाँ पे आप सिग्मा 21 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो अगले थ्योरम से आप रिलेट कर पाओ। तो रिलेट करने के लिए सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 22 इनवर्स सिग्मा 21, ये आएगा, ये आएगा ना, देख लो 1 2 दिस सिग्मा 21। तो यहाँ नंबर्स है तो ओके है। यहाँ क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन में आया था ना, क्या रिलेशन है इन दोनों में, सिग्मा 12 सिग्मा 21 में क्या रिलेशन है, इक्वल है। नहीं इक्वल नहीं है, मैट्रिक्स है ना वो, तो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब क्या होता है, तो अलग चीज हो जाएगा। क्या इक्वल मैट्रिक्स है वो, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है? हाँ इन दोनों में क्या रिलेशन है, अभी तो बता रहा हूँ, ट्रांसपोज है एक दूसरे का, इक्वल नहीं है। इक्वल बोलेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं होता ना। यहाँ पे आपका जो इस रो में आएगा, फर्स्ट रो में, वो यहाँ कॉलम में आएगा, तो मतलब एक दूसरे का ट्रांसपोज है, इक्वल नहीं है, ट्रांसपोज है वो। तो मतलब ये जो है, यहाँ जो आपके पास है कि सिग्मा 12 इज ट्रांसपोज ऑफ सिग्मा 21, वो ट्रांसपोज के इक्वल है ना। वो नंबर्स में इक्वल था, क्योंकि नंबर में इक्वल ये था क्योंकि ये एक्चुअली एक नंबर है, वहां एक मैट्रिक्स है। ये तो सिग्मा 12 सिग्मा 21 यहाँ पे इक्वल है क्योंकि वो नंबर है ना। तो ये सिग्मा 12 सिग्मा 21 दीज आर टू जस्ट रियल नंबर्स, ओके है। बट ये जो मैट्रिक्स बनेगा तो ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, और सिंगल 1x1 मैट्रिक्स में तो ट्रांसपोज खुद के इक्वल ही होता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 1x1 की मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज खुद के इक्वल है। तो इस तरीके से ये हो गया कंडीशनल। तो यहाँ से कहने का क्या मतलब है हमारा, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो x1 गिवन x2 है, दैट विल बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा ना। तो यहाँ पे सो यहाँ से क्या पता चला कि x1 वेक्टर गिवन x2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 वेक्टर हैज अ नॉर्मल विथ कंपोनेंट व्हाट, क्यों? हाँ है ना, क्योंकि x1 में कितना लिया हमने q, और इसके जो आपने देखा ये ना, तो यहाँ पे एक तो फिर से यहाँ μ1 लिख दिया मैंने, तो ये हाँ ठीक है, यहाँ पे सिग्मा 11 है ना, ठीक है हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा है ना, नोटेशन आपको ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा कि नोटेशन क्या है। तो ये μ1 वेक्टर होगा, तो यहाँ यही है μ1 वेक्टर प्लस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स देन x2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर, इस तरीके से मीन है, और वेरिएंस ये आ जाएगा कॉमा एकदम सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स, ये फॉर्मूला है सिग्मा 21। तो ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलर वे में हम x2 गिवन x1 का लिख सकते हैं, सिमिलर में ना x2 गिवन x1, तो यही से चलती रहेगी, आप μ2 आ जाएगी यहाँ सिग्मा, उसके हिसाब से ब्रेक कर लो, सिग्मा 21 दिस, तो वही चीज सिग्मा 21 और यहाँ सिग्मा 11 आ जाएगा। क्या लिख के लिख देता हूँ ना, तो क्या बनेगा, तो also x2 वेक्टर गिवन x1 वेक्टर इज इक्वल टू x1, क्या बनाएगा नॉर्मल। अब इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, p minus q, हाँ यहाँ p माइनस क्यू आएगा आपका, सो p माइनस क्यू एंड μ2 वेक्टर है ना, ये μ2 वेक्टर हो गया। so, इसको इधर लिखो, इसी के पैरेलल लिख लेंगे ना, इसी के पैरेलल μ2 वेक्टर प्लस क्या लिखूं, सिग्मा 21 बनेगा यहाँ ना, हाँ सिग्मा 21 सिग्मा 12 इंटरचेंज कर देंगे जस्ट, तो सिग्मा 11 इनवर्स μ1 ये हो गया, और इसके हिसाब से सिग्मा 22 माइनस सिग्मा 21 सिग्मा 11 इनवर्स सिग्मा 12, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मतलब फॉर्मूला आ गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन
मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि फॉर्मूला आपको याद हो, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस भी देखो आपने एमएससी में इवन इससे ज्यादा पढ़े होंगे, बहुत डीप में पढ़ा होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो डिटेल में वो नहीं पढ़ना, यहाँ बस आपको है ना, ये जो सिलेबस है ये तो बहुत कम है ना एमएससी में, तो इसका आप ट्रिपल फोर्थ टाइम पढ़ते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक चीजें हैं ना, कि क्या क्या होगा वो डिराइव करना है आपको, कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। फिर उसके थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज हो गई कि वही डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने देखा था कि a डैश एक्स फिर कैपिटल ए एक्स, इस सब का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो फाइंड किया था। फिर जैसे कंडीशनल अभी फॉर्मूला लिखा इसका, मार्जिनल ऑलरेडी, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो नॉर्मल ही होगा, तो इसका अगर आप कुछ सबसेट लेंगे उस रैंडम वेक्टर्स के जो एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पे वो भी नॉर्मल ही होगा। अब आता है एमएलई, तो एमएलई जैसे नॉर्मल में क्या करते हैं आप, इसकी थ्योरी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम पीवाईक्यू में देखेंगे क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आए नहीं है, बस वो फॉर्मूला बेस्ड या डायरेक्टली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थ्योरम ही स्टेटमेंट आते हैं, तो ये ऑप्शंस होते हैं। बताइए, तो नॉर्मल में जैसे आप करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास एक रैंडम सैंपल है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे आपके पास है let x1 x2 xn be random sample from normal mu comma sigma square, then ये तो बेसिक ये इन्फरेंस में हमने देखा था। तो ये सिंपल रैंडम वेरिएबल्स है, रैंडम वेक्टर्स नहीं है, अभी रैंडम वेरिएबल्स है ना, क्योंकि रैंडम वेक्टर में नीचे में लाइन लगाऊंगा तो नोटेशन ये होगा। तो ये रैंडम वेरिएबल्स हैं सिंपल। अब आप सब लोग जानते ही हैं कि व्हाट इज एमएलई ऑफ mu and what is MLE of sigma square, बताइए इस केस में क्या आता है। x बार होगा, x बार। तो यहाँ आपका x बार है, जिसका मतलब होता है 1/n समेशन xi i from 1 to n, और सिग्मा स्क्वायर का MLE क्या आता है, 1/n summation of xi minus x bar whole square। ये है, तो उसको आप इस केस में ऐसा लिखते हैं n-1 s स्क्वायर, ये बनता है by sigma square। बाई n, नहीं एस स्क्वायर क्या होता है आपका एक, हाँ s square वेरिएंस होगा, सैंपल वेरिएंस, ये सैंपल मीन है। सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस का एस स्क्वायर का डेफिनेशन जो होता है 1/n समेशन xi माइनस दिस i फ्रॉम 1 to n, तो ये ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये n-1 s स्क्वायर बन जाएगी, तो n-1 s स्क्वायर अपॉन n, सो ये है n-1 s स्क्वायर अपॉन n, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो जैसे भी ना हम लोग सिग्मा स्क्वायर जो यूनिवेरिएट में हमारा होता है, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह हमारा कैपिटल सिग्मा मैट्रिक्स आता है, तो यहाँ पे एस स्क्वायर आपका सैंपल वेरिएंस है, तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या नोटेशन आता है इसका इक्विवेलेंट, एस स्क्वायर का इक्विवेलेंट क्या लेते हैं आप, कौन सी मैट्रिक्स, सर सिग्मा मैट्रिक्स होगा, सिग्मा लेते हैं, नहीं सिग्मा स्क्वायर करस्पॉन्डिंग, मतलब सैंपल वेरिएंस जो यूनिवेरिएट केस में है, तो मल्टीवेरिएट केस में क्या होता है, सर ए और बी करके लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल, वो कर सकते हैं, है ना, एस लिखा जाता है, ठीक है, नोटेशन डिपेंड करता है क्या है। तो अभी ये है, अच्छा बाईवेरिएट में क्या होगा, बाईवेरिएट में एमएलई क्या आता है, अगर तुम बाईवेरिएट में फाइंड करो कि जैसे आपके पास रैंडम वेरिएबल है, अब अच्छा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि अभी 2 के लिए बात कर रहे हैं हम, कि ये एक है, तो ऐसे बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, अच्छा ये है, मैं ऐसा करना पड़ेगा, चलो x1 x2 xn ये सब रैंडम सैंपल है
फ्रॉम नॉर्मल टू, अभी बाई वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं, μ1 μ2 यानी यहाँ वही है, सो सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 21 सिग्मा 22, ये नंबर्स हैं, मैट्रिक्स नहीं है ना, μ1 μ2 नंबर है, सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 21 सिग्मा 22 दे आर नंबर्स, कोवेरिएंस। तो इस केस में एमएलई क्या आता है इसका, म्यू का, म्यू मतलब ये हो गया है, वही है ना, म्यू वेक्टर मतलब वही है। क्या लिखते हो आप यहाँ पे? सर μ1 का अलग से लिखते हैं x1 बार और μ2 का अलग से x2 बार होता है। अच्छा, तो इसको अगर हम x बार लिख दे ऐसा तो क्या दिक्कत है, लेकिन इसमें डबल लाइन आ गया नहीं। हाँ, मतलब μ1 अलग से निकाल सकते हैं, फिर μ2 का अलग से। x1 बार x2 बार ये है, x1 बार क्या होगा यहाँ पे, तो अगर मैं थोड़ा सा और इसको ब्रेक करूं तो x1 बार क्या होगा, तो यहाँ मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, जो xi है, xi बार जो मैंने यहाँ लिया हुआ है रैंडम सैंपल के एलिमेंट, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ xi1 xi2, ठीक है, अभी ऐसा, तो ये इंडेक्स बता रहा है कितने हैं, तो ये 2 क्रॉस 1 का है xi वाला, तो ये क्या बनेगा, इसको हम फर्दर लिखे तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इसको ओपन, जैसे आप समेशन xi का मतलब जानते हैं ना आप लोग, ये है x बार सिंपल सिंगल रैंडम x बार का मतलब क्या, 1/n समेशन xi, तो यहाँ x1 बार क्या लिखेंगे इसके हिसाब से, जो कह रहे x1 बार 1/n1 summation of xi1 i equal to 1 to ऐसा लिख सकते हैं। बताओ। तो यहाँ पे अगर आप समेशन लेते हैं तो क्या बनता है आपका, अगर मैं एक्स आई वैक्टर का समेशन लेता हूँ आई फ्रॉम 1 to n, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, समेशन एक्स आई 1, यही ना, समेशन एक्स आई 2 या आई फ्रॉम 1 to n, यही है ना, है ना, डिनोमिनेटर में n नहीं आएगा जैसे, नहीं अभी तो समेशन लिख रहे हैं, आएगा ना 1/n समेशन, इसके कंपोनेंट्स कैसे हैं, इस तरह से मैंने बनाए हैं i1 टाइप के, तो 1i कर ले उस तरह चलेगा, फिर 2i, तो डिपेंड करता है नोटेशन क्या ले रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं इसको तत्काल इसको हटा दो, बस डायरेक्टली ये लिखता हूँ, देखो, तो ये जो मेरा x बार है वेक्टर, ये क्या होगा, i1 i फ्रॉम 1 to n और 1/n समेशन x i2 i फ्रॉम 1 to n, ये बनेगा ना, देखो, जी सर, क्योंकि हो क्या रहा है ना यहाँ पे, देखो इसमें क्या है, इसमें दो है, x11 x12, यहाँ x21 x22 x31 x32, तो पहला पहला ऐड होगा और उसका एवरेज जो आएगा वो यहाँ पे आएगा फर्स्ट कंपोनेंट, और जो दूसरा दूसरा वेक्टर इसमें है सेकेंड रो वाला, वो यहाँ पे उसका एवरेज यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से बनाएगा। और सिग्मा स्क्वायर का क्या आएगा यहाँ पे, एमएलई, सर सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू होगा 1/n summation of I equal to 1 to n xi1 minus mu1 bar mu1 उसका होल स्क्वायर, वो दोनों पिक्चर्स में होंगे। हाँ, तो अब डिपेंड करता है कैसे आप नोटेशन लिखते हो ना, जैसे इसमें आप देखो मान लो सिर्फ एस लिखा रहता है, डिपेंड करता है बुक में इसमें क्या लिखा है, देखता हूँ, इस तरह जो नोटेशन लिए हैं ये उसका है ना, ये बुक है और उसको सर रो भी निकालते हैं सर, जॉनसन विचार वाली, बाइनरी नॉर्मल में रो उसमें 1/n लेते हैं, बाकी समेशन वाला पार्ट होता है उसको मैट्रिक्स करते रहते हैं। हाँ,
अभी थोड़े और थ्योरी बाकी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसका जो एमएलई है, इसने नोटेशन क्या यूज किया, देखना नोटेशन क्या है इसका। SN जॉनसन एमिशन हाँ जॉनसन SN विचरण वाली ना। ऐसे है सर, मतलब मल्टीवेट में ऐसे नहीं है। हाँ एस यहाँ लिखा है ना, कि जैसे सिग्मा कैप जो कि है ना, म्यू कैप एक्स बार है इसका, ठीक है, तो म्यू कैप ही जस्ट एक्स बार, एंड सिग्मा कैप को लिख रहा है n इंटू n माइनस वन अपॉन n s। तो जैसे वहां पे s लिखे था ना, ये s नहीं था ना, हाँ ये जो लिखता है n इन n माइनस वन अपॉन s, जैसे यहाँ पे आया था ना, सेम इसके इक्विवेलेंट ये लिखता है, और यही चीज भी आता है ना इसको, हालांकि ऐसा बोल रहा है कैप, कैप मतलब एस्टिमेटर है, जैसे इसको भी हम म्यू कैप लिख सकते थे कि दिस वाज म्यू वेक्टर का जो है कैप है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो दोनों सर टू पार्ट्स में डिवाइडेड होगा सर। तो एक में होगा कि 1/n1 minus 1 summation of xi minus xi1 minus mu1 whole square ऐसे करके, और नेक्स्ट पार्ट में होगा 1, ये मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखता है 1/n समेशन, क्या बनेगा, x7x1 into हाँ ट्रांसपोज दिस होल स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब थोड़ी नंबर, थोड़ी मैट्रिक्स है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन में डिफाइन करना पड़ेगा। ट्रांसपोज में लिखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी इसका ऑर्डर जो है ना, जो मैं 2 के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये 2 क्रॉस n है अभी, है ना, तो 2 क्रॉस n का स्क्वायर तो निकाल नहीं सकते आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 क्रॉस n को n क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। xi minus x ट्रांसपोज होल हाँ, तो ये यहाँ पे आपका ट्रांसपोज आ जाएगा, ये चीज है, और i फ्रॉम 1 to n, और ये वेक्टर वही है जो हमने वहाँ यूज किया है। अच्छा सेम चीज जो मैं अभी बाईवेरिएट नॉर्मल के लिए लिख रहा हूँ, यही मल्टीवेरिएट नॉर्मल के लिए भी होगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ s क्या यूज कर रहा है, तो यहाँ फिर से जैसे s स्क्वायर हमने यहाँ डिफाइन किया कि हम लोग ये लेते हैं ना सैंपल वेरिएंस, तो यहाँ पे जो सैंपल वेरिएंस मैट्रिक्स होगी वो यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब सैंपल वेरिएंस क्या लोगे यहाँ पे, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ से मतलब समझ आ ही रहा होगा आपको कि s, यहाँ जो s लिया जा रहा है, मैं इसको चलो वो बोल देता हूँ, तो s क्या होगा, हालांकि ये मैट्रिक्स आएगा तो वेक्टर लिखना ठीक नहीं है ना, ये मैट्रिक्स है ना, हाँ सर मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो s ने कंसीडर किया है इसमें, जैसे n-1 into s लिखे ना न्यूमरेटर में, इसमें इस पूरे समेशन को मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया a, तो a अपॉन n। तो मल्टीवेरिएट हाँ वो भी कर सकते हैं आप, a लेके है ना, a अपॉन n चलेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ b a या b आप जो भी कंसीडर कर सकते हो, आगे इसने b लिया है, उस नोटेशन से काम कर रहा है n माइनस s को, है ना, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा, ट्रांसपोज ये आएगा, तो ये ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स है ना, या इनफैक्ट ये पूरी मैट्रिक्स होगी, हाँ ये एक मैट्रिक्स है, तो इसी का तो नाम a या b रख के कर सकते हो। ये मैट्रिक्स आएगी p क्रॉस p की, अगर यहाँ में जो ईच हमारे पास xi है, ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद p कंपोनेंट्स अगर है उसमें, तो ये क्या होगा, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, p क्रॉस p की ना, देख लो। तो उससे आ जाएगी ये। एनीवे इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस, यही चीज सेम हमारे पास उसमें होगा, तो यहाँ पे आपको यही याद रखना क्या है, जैसे हमारे पास क्या है कि x1 वेक्टर है, x2 वेक्टर है, एंड सो ऑन xn वेक्टर है, दे आर अ रैंडम सैंपल फ्रॉम, दिस बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस, तो सिमिलर ही होगा। क्या लिखेंगे आप, एमएलई जो x बार, मतलब फॉर्मूला जस्ट मैं लिख रहा हूँ, प्रूफ नहीं कर रहा, बाकी हम प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ बुक में मिल जाएगा कि वो जो इसका पीडीएफ है
मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उससे फिर लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे, फिर उससे फिर वो लॉग लेके, जैसे हम लोग यूनिट में तो वैसे यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, तो प्रूफ करके भी आप डिराइव कर सकते हो। है ना, जैसे ये लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होगा 1/n, या तो इसको आप ऐसा लिखो, ये बुक में ही लगाता, बुक में वो है ना, वो लोग बोल्ड फेस लेटर लिखते हैं, तो उसका मतलब वेक्टर है वो, इस तरह से। और ये मतलब क्या है 1/n समेशन xi i फ्रॉम 1 to n, ये मतलब ना, तो ये चीज़ है। एंड जो मैं बात कर रहा था हम लोग, यहाँ पे जो सिग्मा कोवेरिएंस मैट्रिक्स है या डिस्पर्सन मैट्रिक्स है, तो ये क्या आएगा, इसका नोटेशन मान लो ये लेते हो। तो इसमें है ना, इसमें लिखा तो वही है, अगर आप देखोगे तो जैसे नोटेशन है ना, क्या रहता है, अभी पेज नंबर क्या है 171 पे देखो, थ्योरम 4.11 जो है, रिजल्ट 4.11, 171 पेज पे, तो उन्होंने इस तरह से ही लिखा है कि देन दीज आर द एमएलई ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो इस नोटेशन में इन्होंने लिखा ना, तो इसका जो है ये वैल्यू आएगी 1/n समेशन xi, यहाँ पे आएगा x बार, और तो बेटर सिर्फ x बार लिखूँ मैं, बात वही है, और इनटू xi माइनस ट्रांसपोज i फ्रॉम 1 to n। तो अभी इसका ऑर्डर क्या, ऑर्डर समझ आ रहा है आप लोगों को क्या होगा, जैसे x क्या है, जो हमारा x वेक्टर है, ये क्या है p क्रॉस 1 की है ना, ईच जो हमारे पास ये इसका क्या है p क्रॉस 1 का है, ये p क्रॉस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n cross n नहीं इसका ऑर्डर क्या है अभी, इसके p है ना, नहीं नहीं ये पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, p cross 1 हाँ ये p क्रॉस 1 ही है, है दूसरे का। हाँ p क्रॉस 1 है, और ट्रांसपोज लिया हमने तो 1 क्रॉस p हो गया, 1 cross p हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होकर जो प्रोडक्ट आएगा वो p क्रॉस p की मैट्रिक्स आएगी। और यहाँ 1/n ले लिया, तो इस तरह से है। और इसी को वो यहाँ पे ऐसा लिख रहा है n-1 s अपॉन n, तो मतलब वही चीज जैसे वहां पे लिखते हैं ना, सो n-1 अपॉन n s, तो s आपको समझ आ ही रहा है क्या मतलब है, बता दो n-1 s जो है वो इसके इक्वल है, दिस इज n-1 s, ये चीज है, लाइक वन वेरिएबल जो s स्क्वायर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे s उस तरह से लिख रहा है। ये नोटिस है, ये लेके ठीक है, इसको लेके चलेंगे आगे। अभी पीछे कुछ और रिजल्ट था जिसको देख लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टाइम है ना। तो जैसे कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यहाँ पे लेट जो x वेक्टर है आपका मल्टीवेरिएट नॉर्मल विथ दिस, एंड हमने देखा था a कोई हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है a1 से लेके ap तक लिया था ना। तो यहाँ से हमने देखा था कि जो a ट्रांसपोज x था उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था, नॉर्मल, हाँ सिंगल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा a ट्रांसपोज म्यू एंड a ट्रांसपोज सिग्मा a। सिमिलरली एक b में अगर ले लो, यहाँ पे चलो वेक्टर ले लो, सो b वेक्टर इसी तरीके से b1 b2 b p ही ले लेते हैं, तो सिमिलर तरीके से आप लिख सकते हैं, इसका सेम ही स्टोरी होगी। तो नॉर्मल b ट्रांसपोज म्यू एंड b ट्रांसपोज सिग्मा b। अब आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे
तो आपको पता है ए ट्रांसपोज एक्स का मीन ये है, वेरिएंस ये है, मीन ये, वेरिएंस ये है। सो यहाँ पे कोवेरिएंस क्या होगा इन दोनों के बीच का? सो व्हाट इज कोवेरिएंस बिटवीन ए ट्रांसपोज एक्स एंड बी ट्रांसपोज एक्स? सर A11 B11 X11 प्लस A22 B A, हाँ ऐसा कुछ होगा, सम फॉर्मेट में होगा सर। अच्छा, अच्छा ऐसा सिंगल रैंडम वेरिएबल है दोनों, तो आप सिंगल रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो ना इसको। तो ये तो सिंगल रैंडम वेरिएबल है, ये भी एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है, सम हो जाएगा तो उसको ट्रीट करके क्या आएगा इसके टर्म्स में? अगर लिखे आप AIs और BIs के टर्म में तो क्या बन के आएगा? A1 B1 B ट्रांसपोज C इनटू सिग्मा से आता है हाँ, मैट्रिक्स के फॉर्म में। वेरिएंस फॉर्मेट में आएगा, A एक मत दोनों एक है, फिर A1 B1 वेरिएंस ऑफ X1 ऐसा कुछ। हाँ वैसे भी कर सकते हो आप, तो एट द एंड जो बन के आएगी ना वो मैट्रिक्स फॉर्म B में। ट्रांसपोज ऑफ वेरिएंस ऑफ X ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, तो इसको ब्रेक करोगे, चूंकि हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा B ट्रांसपोज, अच्छा A मैंने पहले लिखा ना, तो यहाँ से क्या बन के आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में डिफाइन आना चाहिए। तो B ट्रांसपोज A होगा, है ना। अच्छा तो प्रूव भी कर सकते हैं, B ट्रांसपोज A सिग्मा, इनटू सिग्मा X है। ये सिग्मा मैट्रिक्स रहेगी। सो B ट्रांसपोज A इनटू सिग्मा मैट्रिक्स। अच्छा B ट्रांसपोज A का ऑर्डर क्या है? B जो है आपका, है ना, यहाँ पे जैसे P क्रॉस 1, ये भी P क्रॉस 1, तो B ट्रांसपोज जो है 1 क्रॉस P है, और A जो है P क्रॉस 1 है। तो ये 1 क्रॉस 1, ये एक नंबर आएगा ना जो आप बता रहे थे, ये कुछ वैसा नंबर आएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ AN BN टाइप का। अच्छा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना, हाँ, क्योंकि B कॉलम में लिखेंगे और B रो में आ जाएगा और एक कॉलम में, हाँ, तो सम हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो ये बन के आएगा एक्चुअली। अच्छा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इसका, छोड़ो ये बताओ, जैसे ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू? कुछ नाम दे देता हूँ, मान लो इसका नाम y1 है, अच्छा y1 तो सिंगल रैंडम वेरिएबल हो गया ना, y1 इज A ट्रांसपोज X एंड y2 इज B ट्रांसपोज X। तो y1 y2 का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? बाइनरी नॉर्मल है। हाँ है ना, ये बाइवेरिएट नॉर्मल आ जाएगा सिंपल। तो सिंपल अगर नॉर्मल 2 कर देते हैं तो बाइवेरिएट नॉर्मल विथ मीन वेक्टर क्या होगा? तो आपको यहाँ से पहले से ही पता है कि मीन क्या होने वाला है, A ट्रांसपोज म्यू और यहाँ B ट्रांसपोज म्यू, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या आएगी? तो यहाँ क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? A ट्रांसपोज A सिग्मा, तो यहाँ तो वेरिएंस ही आएगा, तो यहाँ तो वेरिएंस आएगा, तो A ट्रांसपोज सिग्मा A, और यहाँ तो इसके वेरिएंस आएंगे B ट्रांसपोज सिग्मा B। यहाँ तो ओके है, यहाँ क्या आएगा जो भी निकाल रहे थे? हाँ एक B ट्रांसपोज A सिग्मा A ट्रांसपोज B ऐसा कुछ। दूसरा क्या आएगा? तो दूसरा भी ऐसे ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा ना, ये तो, अरे तो नंबर्स हैं, आपको तो बाइवेरिएट नॉर्मल, ये तो नंबर्स है, मैट्रिक्स तो यहाँ पे मैट्रिक्स थोड़ी, यही तो नंबर है, तो क्या आएगा? B
ट्रांसपोज तो ए। यहाँ बी ट्रांसपोज ए सिग्मा और यहाँ ए ट्रांसपोज बी। सर दूसरे में बी ट्रांसपोज सेम ही आएगा ना। हाँ, सही बी है। ट्रांसपोज ए सिग्मा, और यहाँ भी वही आएगा बी ट्रांसपोज ए सिग्मा, ये होगा। सही भी है। यहाँ पे लीनियर रिलेशन एक सजेशन। हाँ और वहाँ पे मतलब ए इसको समेशन ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए आई स्क्वायर। हाँ, वैसे ब्रेक कर ओपन करेंगे तो वैसा बनेगा वो। ओके, जैसे आप सिंगल वेरिएबल में जानते हैं क्या होता है कि x अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो x माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। तो x माइनस म्यू का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तो सिंपल है आपका नॉर्मल, बस मीन 0 हो जाएगी, यहाँ सिग्मा स्क्वायर रहेगी, ये आपको पता है नॉर्मल 0 1 हो जाएगी, और ये काई स्क्वायर 1 हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ अगर आप ट्राई करें तो क्या होगा कि आपके पास x वेक्टर है और वो क्या है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ म्यू वेक्टर एंड सिग्मा। तो यहाँ क्या होता है, सिग्मा की पावर माइनस, मतलब सिग्मा इनवर्स की पावर रूट है, सिग्मा इनवर्स के इस तरह से। और हालांकि इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर कहीं लिखते हैं कि a की पावर हाफ बराबर b, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है, मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट कैसे डिफाइन होगा। जैसे अभी ये लिखते हैं ना, a की पावर -1/2 लिख दिया, तो मतलब ये क्या है एक्चुअली, ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ a मैट्रिक्स का इनवर्स समझ लो, या इनवर्स का स्क्वायर रूट है। सो इनवर्स मैट्रिक्स है तो क्या मतलब है इनवर्स के स्क्वायर रूट लेने का, स्क्वायर रूट ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। अगर आपसे पूछूं किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट बताओ, जैसे i ही है, चलो एग्जांपल के लिए, तो 1 0 0 1, व्हाट इज i की पावर 1/2, कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सर 1 0 0 1 यही तो होगा ना। कैसे, अच्छा अगर मैं लिख दूं अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 0 0 0 1 0 मान लो, ऐसा है, चलो 1 0, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट मत छोड़ो, ये अगर मैं, हाँ ठीक है, आपको क्या लग रहा है एलिमेंट क्या स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए, तो क्या किया मैंने, तो स्क्वायरिंग तो कर दिया, तो मतलब वही है, अगर वैसा लिखने का मतलब यही है कि बी स्क्वायर अगर ए के इक्वल हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर रूट है बी का, मतलब ये एक डेफिनेशन है, अगर इस तरह नोटेशन यूज किया जाए तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये भी नोटेशन यूज होगा ना आपके उसमें भी। तो यहाँ तो चलो इनवर्स लिया पहले, तो इनवर्स ये खुद एक मैट्रिक्स है, मान लो इसका इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही है, तो वो एक नया मैट्रिक्स होगा इस तरह से। तो यहाँ जो मैं नोटेशन ले रहा हूं, दिस इनटू क्या, अच्छा यहाँ से x माइनस म्यू क्या आएगा, पहले ये बताओ, क्या निकाल पाओगे आप, नॉर्मल 0 IP होगा, NP 0 IP। तो यहाँ पे अभी मैं ये लेता हूँ, हाँ ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, NP 0 वेक्टर IP होगा, 0 IP IP होगा 0 वेक्टर IP। सो नॉर्मल, ये तो मीन वेक्टर इसका 0 हो जाएगा, एंड इसके जो जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना यहाँ पे, तो हालांकि यही वाली चीज हो रही है ना, कि ये सिग्मा को ऊपर ले जाएंगे, सिग्मा स्क्वायर की पावर -1, यही तो है, ये सिग्मा स्क्वायर की पावर -1 है,
एंड एक्स माइनस म्यू, तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये पी क्रॉस पी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी। ओके, और इसी से आप लोग क्या करते हैं फिर, अब इसको अगर इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पाई स्क्वायर स्क्वायर पीडीपी से फ्रीडम होगा सर। है ना। मान लो जैसे इसका नाम हमने अभी जेड रखा, तो ये भी जेड ही है, तो अगर जेड को आप जेड ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, जेड को जेड ट्रांसपोज से, नहीं पाई स्क्वायर पीडीपी से फ्रीडम हो जाएगा सर। अच्छा, उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है शायद, ये सिग्मा आइडेंपोटेंट होता है। हाँ हाँ वो तो हमने, अच्छा यहाँ पे वो करना पड़ेगा, जैसे हम शुरू से जानते हैं सिग्मा क्या है हमारे पास, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है ना, तो ये है। अच्छा इस थ्योरम को देखता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। सो सर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं सी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू, तो वाई जो फॉलो करता है नॉर्मल जीरो आई पे, यहाँ पे सी ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स सी इज इक्वल टू आई आई होता है। नहीं, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्या बन के आएगी, अभी पहले आप ये निकालो, इसमें देखते हैं ये क्या बनेगा। यहाँ से आप जेड मान लो आपका ये मैट्रिक्स है, तो पाई स्क्वायर पी होगा सर। नहीं नहीं वो तो काई स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना, मैं बोल रहा हूँ ये किसके इक्वल आएगा। ये सर एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा ट्रांसपोज होगा सर, सिग्मा होगा, सिग्मा इनवर्स होगा, सिग्मा इनवर्स, एक्स माइनस म्यू होगा। ठीक है ना। हाँ अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे निकालने हैं, इसका सर एक्स वन माइनस म्यू वन ट्रांसपोज सिग्मा, मतलब मतलब हर एक कॉलम के लिए पाई स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए ये इसका डायमेंशन p है, ये पाई स्क्वायर p हो रहा है। ऐसे होता है पाई स्क्वायर, और जो सिग्मा की जो रैंक होती है वही इसकी रैंक हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी हम इसका ले रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या वो लेके चल रहे हैं। सर हमारा जो नोट्स है उनमें सर ने लिखा है था कि p इक्वल टू 1 लेंगे तो वो पाई स्क्वायर 1 हो रहा है, तो उससे हम बोल सकते हैं कि p लेने से पाई स्क्वायर p हो जाएगा। नहीं काई स्क्वायर भी तो हो जाएगा। मतलब p का वैल्यू आप 1 ले लीजिए तो फिर वो तो नॉर्मल 0 1 हो रहा है, फिर ऐसे करते हुए हम स्क्वायर करने से पाई स्क्वायर 1 हो रहा है। ये काई स्क्वायर 1 ही होगा। इसको अगर आप चाहो तो ओपन कर लो मैट्रिक्स से, अगर इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा ये, अगर इसको ओपन करोगे तो ऐसे मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी तुम देख लो ऐसे ही। अभी जो हमारा x है ये p क्रॉस 1 की है ना, x p क्रॉस 1 की है, x माइनस म्यू भी p क्रॉस 1 की है, x माइनस म्यू का ट्रांसपोज क्या है 1 क्रॉस म्यू हो गई, 1 क्रॉस p है, ये p क्रॉस p है, और यहाँ p क्रॉस 1 है, तो क्या फाइनली आएगी ये 1 क्रॉस 1 की आएगी, कोई नंबर आएगी। तो ये एक्चुअली वैसा आएगा, ये एक्चुअली क्या है ना, अगर आप उसमें देखो तो जो हमारे पास रैंडम वेक्टर x1 माइनस म्यू वन बाई सिग्मा वन स्क्वायर, ये वो है एक्चुअली xp माइनस म्यू p अपॉन सिग्मा p स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा ये। हाँ तो यहाँ पे हमें ये लेना पड़ेगा कि सिग्मा पे रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। आएगा ना, चेक करो यही आएगा, इसके इक्वल आएगा ये। अच्छा इसमें उल्टा करने में क्या होगा, अगर हम जेड जेड ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, अभी तो जेड ट्रांसपोज जेड है ना, काई स्क्वायर 1 आया है, पाई स्क्वायर p आ जाएगा। नहीं काई स्क्वायर तो नहीं आएगा, वो क्या आएगा, काई स्क्वायर आएगा पक्का। वो तो मैट्रिक्स बन, अगर तुम
अगर तुम जेड जेड ट्रांसपोज लोगे तो वो ये तो एक नंबर आया, ये तो सिंगल 1x1 का मैट्रिक्स बन के आया था ना। अगर तुम इसका ट्रांसपोज ले लो तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स, अच्छा अगर जेड जेड ट्रांसपोज लिखो, पहले जेड लिखो फिर ट्रांसपोज लिखो, तो क्या बन के आएगा? मैं बोल रहा हूँ ये जेड ट्रांसपोज जेड है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि जेड जेड, होगा नहीं सर, क्या नहीं होगा? वो उसका जो ऑर्डर है वो मैच नहीं करेगा। करेगा, क्यों नहीं करेगा? देखो जेड जेड ट्रांसपोज, स्पीक हो जाएगा। हाँ ये पी क्रॉस पी का आएगा ना। देखो अगर तुम जेड जेड ट्रांसपोज लिख दोगे ना तो वहां पी क्रॉस पी का आएगा, लेकिन रैखिक स्टैंडर्ड को डिस्ट्रीब्यूशन निकालना मुश्किल होगा, लेकिन फिर बाद में आएगा वो कॉन्सेप्ट ना। तो ये जो विशाल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो कैसे बनाते हो तुम लोग, क्या होता है? ए बाई सिग्मा स्क्वायर। नहीं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मैं पूछना ही चाहता हूँ कि एक से मेरे पास ये है तो कौन सा रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन विशाल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा? सर एमएलई का निकालते हैं ना विशाल। नहीं, पहले डेफिनेशन में जाना चाह रहा हूँ, हाउ टू ऑब्टेन। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे रैंडम वेरिएबल में, जैसे क्या होता है, पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल, और हमने क्या किया था, हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है? उसमें ऐसे होता है कि अगर y नॉर्मल 0, सिग्मा को कॉल कर रहे हैं, हाँ समेशन ऑफ yi ट्रांसपोज वो विशाल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। हाँ, सर काई स्क्वायर का जनरलाइजेशन होता है, काई जनरलाइजेशन, हाँ। स्क्वायर। जैसे अभी हाँ वही। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में आके डिस्कस करेंगे उसको। तो अभी तो मैं वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ क्वेश्चंस करो, एक दो क्वेश्चंस करके देखो। अभी जैसे हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कराऊंगा। यहाँ पे जो सिलेबस में है ना, कि ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो आपके पास है टी स्क्वायर एंड विसार्ट, ये इसकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ये जो दोनों हैं, अभी यहाँ तक क्या है, बोल रहे हैं कि वो काई स्क्वायर 1 होगा, लेकिन हम लोगों को तो सर ने काई स्क्वायर p लिखाया है नोट्स में। अरे एक मिनट, वहां क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, हाँ हाँ काई स्क्वायर, अरे सॉरी, ये सम है ना, पी ही होगा, नोट्स में नहीं, वो तो पी ही होने गलती लगा। ये काई स्क्वायर 1 तो एक टर्म है, काई स्क्वायर 1 इस टर्म सम होगा, कितना बनेगा ये? काई स्क्वायर p होगा सर, मैं पहले ही बोल रही और वहां पे मतलब इसका, ये तो कल भी हमने देखा था ना ये चीज। तो एक मिनट, ये जो है तो काई स्क्वायर पी आएगा, 1 नहीं आएगा ये, हाँ ये पी होगा। ऑर्डर 1 आ रहा है ना, वो तो अलग है, लेकिन काई स्क्वायर पी डिस्ट्रीब्यूशन काई है। स्क्वायर p मैं तब से ही बोल रही थी। हाँ हाँ हाँ, काई स्क्वायर पी ही होगा ये, वो तो गलती से 1 लिख दिया ना। ये तो सिंपल, इसके ट्रांसफॉर्मेशन जो यूनिवेरिएट में है वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आप करते हैं, ये वाली चीज तो रिएक्टिव ना, इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि यहाँ आप लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर का इनवर्स है ना, ये है x माइनस म्यू, यही चीज है, और x माइनस म्यू, तो ये आपका, अरे ये तो स्क्वायर कर लो इसका है ना, तो ये तो हो गया, स्क्वायर कर लोगे तो ये आ जाएगा, क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर ना, हाँ ये वाला बन जाएगा। तो ये काई स्क्वायर यहाँ पे 1 बनता है, वहाँ पे काई स्क्वायर p बनेगा क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्या है ना, p कंपोनेंट्स है ना, x1 x2 x3 xp, इसीलिए तो काई स्क्वायर p बनेगा वहाँ पे। ठीक है, उस पे आते हैं, तो क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो फिर हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो, सो एक क्वेश्चन जैसे है, इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन हमने किए ही थे। तो देखो ये क्वेश्चन जैसे है, यहाँ आपको दे रखा है जो x वेक्टर है, नॉर्मल 3 म्यू कॉमा सिग्मा है आपके पास, ठीक है। तो ये म्यू वेक्टर आपको दे रखा है 2 माइनस 3 1, एंड सिग्मा मैट्रिक्स है 1 1 1 1 3 2 एंड 1 2 2, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ये पूछ रहा है फाइंड, आपको एक वेक्टर a फाइंड करना है, इसमें आगे पूछ रहा है कि फाइंड
वेक्टर ए सच दैट, इस तरीके से कि x2 माइनस, तो x2 क्या, x1 x2 x3 उसमें है, तो x2 रैंडम वेरिएबल है ये, एंड x2 माइनस a टाइम्स x1 x3 आर इंडिपेंडेंट। तो बताओ ये a क्या होगा? ना यहाँ पर से आपको अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट कि ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट है तो व्हाट इज दैट ए वेक्टर। अच्छा यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज दिस। तो मतलब ए मेरा कॉलम वेक्टर है, तो इसे ट्रांसपोज लगा दिए। बताइए इसमें ऑप्शंस लिख सकते हैं हम लोग, तो ऑप्शन देंगे तो इजीली वेरीफाई कर लोगे। इसको जरा ट्राई करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए। तो यहाँ जो ए होगा ये कॉलम में होगा, मतलब है ना, ये जो ए है एक कुछ इस तरह से मान लो A1 A2, 2 क्रॉस 1 की होगी ऑब्वियसली, ताकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो। तो A1 plus A2 equal to A1 plus 2A2 equal to 3 ऐसा कुछ आया है सर। अच्छा एक्सप्लिसिटली नहीं मिल रहा है, A1 A2 की वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा एक वेक्टर अगर चाहिए तुम्हें तो वो एक वेक्टर लिख लोगे ना, जैसे उसको फिक्स करके, मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम्हें कहना चाह रहे। ठीक है। तो आपका जैसा आंसर आ रहा है उसके हिसाब से हम ऑप्शन बना सकते हैं ना, जैसे 1 -1 0 1 1 0 ना, इस तरह से कि कौन कौन सा इनमें से पॉसिबल है। यहाँ से बोलेगा 1, 1 हो जाएगा है ना, चूज ए। अच्छा 1, 1 क्या था, A1 + A2 क्या आ रहा था, A1 B1 A2 B1। दोनों 1 आ रहा है। अच्छा तो 1 1 कर दो अभी एक ऑप्शन। सो फॉर ए है ना, ए कोई वेक्टर है सच दैट दिस इज इंडिपेंडेंट, देन ए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा हो सकता है। हाँ जी सयानी, आपका यही आ रहा है क्या अलग आ रहा है? सर कुछ अलग आ रहा है सर, मेरा हो नहीं रहा सर, कर दीजिए। यही सब करना, एग्जाम में वाले इस तरह क्वेश्चन आ जाए कैसे अप्लाई करें, मेन तो क्वेश्चन सॉल्व करना ना हमें, तो मतलब थ्योरम्स भी आएंगे ऑप्शंस में तो, लेकिन कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। इसमें क्या करेंगे आप, ब्रेक कर दो उसको, रख दो उसको, क्या बनेगा हमारे पास वहां पे, एक है x2 एंड दूसरा क्या है
x2 अगर खोल दो उसको आप तो क्या बनेगा a1 x1 माइनस a2 x3। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये तो बोला है, तो क्या करोगे आप, इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। कोवेलेंस जीरो कर दो, क्या दिक्कत है, इससे आ जाएगा डायरेक्टली, या जैसे भी समझ आ रहा है, सर तो कोवेलेंस जीरो करने से आ जाएगा। ठीक है जी, इसका कोवेरियंस जीरो कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें अब क्या करो आप, जस्ट कोवेरियंस बिटवीन x2 एंड यहां से माइनस a1 x1 प्लस x2 माइनस a2 x3 इज जीरो। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगी, देखो सर यहाँ से आया है कि a1 प्लस 2a2 इक्वल टू 3, ऐसा कुछ रिलेशन आया है सर, फिर उसको क्या करना है सर? ओके। तो हमें एक वेक्टर चुनना है जो इसको सेटिस्फाई करे, और क्या इसमें क्राइटेरिया निकाल सकते हैं, तो बाकी और कुछ वो तो है नहीं। तो इतना ही बोला हुआ है कि इसको सॉल्व करने पे 3 माइनस a1 माइनस 2a2 आ जाएगा। अच्छा, Equals to 0. तो फाइनली ये सॉल्व करने में क्या आता है, 3 माइनस a1 a1 प्लस 2a2 इक्वल टू 3। a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 3। क्या आपका भी यही आ रहा है नहीं यहाँ? सर वो हाँ, नहीं वो आगे वेरिएंस भी तो आएगा, कोवेरिएंस बिटवीन x2 एंड x2 वेरिएंस ऑफ x2 हो जाएगा। हाँ, तो 3 माइनस इसके आगे होल टर्म के आगे माइनस हो जाएगा। हाँ तो वही है। क्या लिखूं, 3 माइनस a1 माइनस 2a2। फाइनल बताइए पूरा सिंप्लीफाई करके, एंड पूरा सिंप्लीफाई आंसर बताइए सीधा, सिंप्लीफाई करके लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट पे 3 माइनस a1 माइनस 2a2 इज इक्वल्स टू 0 3 माइनस a1 माइनस 2a2 माइनस इज 2a2 इज इक्वल्स टू 0। हम मतलब a1 प्लस 2a2, a2 हाँ यस सर, a1 a2 अगर 1 हो जाएगा तो 0 हो सेटिस्फाई, जाएगा। तो वही कह रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, तो ये a1 प्लस वाह 2a2 बराबर 3, यही आया ना, तो ठीक है ना। तो मतलब अगर हम यहाँ पे a1 a2 1 रख ले तो ओके हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन होगा जो इससे फिट बैठ रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है वो देख लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर वो 1 2 ऐसे करके वैल्यू पुट करके हो जाएगा। हाँ, तो मतलब आपको देखना है कि एक सुटेबल वेक्टर ए कौन सा होगा जिसके लिए कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाए, ये चीज है। एक और क्वेश्चन करूं, जैसे इस तरह क्वेश्चन है जैम वाले बच्चे ने पूछा हुआ है, इस बुक में ही है। तो जैसे ये पूछ, सर इस बुक का पीडीएफ डिजाइन में है क्या? गूगल कीजिए, गूगल पे पीडीएफ इजीली मिल जाएगा। आप जो नाम लिखाया था मैंने ना, वो गूगल कीजिए, आ जाएगा। ये बहुत फेमस बुक है, तो इजीली मिल जाएगा आपको, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि x1 जो है नॉर्मल 0 1 है। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस भी किया था ना, x1 माइनस x1, और ये हालांकि है ना इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आजकल पूछ रहे हैं कि x1 मोर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन 1, कुछ दिन पहले टेस्ट में भी था शायद, और 0 अदरवाइज, कहीं भी लगा लो, इस तरह से हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि पहली बात ऑप्शन ए कि x2 जो है, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल 0 1 होगा। ऑप्शन बी जो है x1 एंड x2 हैज बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अच्छा, ये नेट में आया है, नेट में भी ये क्वेश्चन आया है, x1 x2 हैज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सर आपने क्लास में सॉल्व किए थे? हाँ, इस तरह क्वेश्चंस किए थे, हैज बाइवेरिएट, इस बुक का ही क्वेश्चन है ये, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड
तीसरा ये है x1 and x2 are independent, ठीक है। एंड अगला हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, मान लीजिए मैं नॉन ऑफ दीज लगा दूं, या कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x2 इज 0। सर ऑप्शन ए होगा नॉर्मल जीरो का। ये तो आएगा ना, तो ये तो अपने कहा था कोई भी ऐसा केस होगा तो नॉर्मल 0 1 ही आएगा, तो ये तो नॉर्मल 0 1 ही आएगा, निकाल सकते हैं आप। बाईवेरिएट नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं दे रखा है, तो और x1 x2 इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है नहीं। कोवेरिएंस के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? सर ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे क्या अगर इंडिपेंडेंट हो जाता तो कोवेरिएंस 0 हो जाता, ये या कोवेरिएंस 0 है ऑफ x1 x2 माइनस दिस, क्या कोवेरिएंस आप निकाल सकते हैं इसका अगर पूछे तो? सर इसका ना जो इंडिपेंडेंट बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं है, हैज अ बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब सर ये तो इंडिपेंडेंट होगा ना। क्या होगा इंडिपेंडेंट? मतलब x1 x2 बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं होगा तो वो तो x1 अलग से इंडिपेंडेंट होगा, x2 नॉर्मल 0 1 ऐसा इंडिपेंडेंट होगा, तो फिर ऑप्शन सी तो करेक्ट होगा, फिर ऑप्शन सी करेक्ट होगा तो डी तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। सी कैसे करेक्ट हो गया? सर इंडिपेंडेंट का लीनियरली रिलेटेड, अगर सी करेक्ट हो गया तो बी भी करेक्ट हो जाएगा, सी गारंटी कर रहा है बी को, थ्योरम है। आप मतलब ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो दोनों डिपेंडेंट है ना। हाँ ऐसे दिख रहा है डिपेंडेंट है, x2 डिपेंड कर रहा है x1 डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि x2 x1 के इक्वल है। नहीं आएगा। जब इसमें है तो x1 है वरना माइनस x2 है, तो ये लीनियर फॉर्मेट में है ये बोल सकते हैं क्या x2? लीनियर थोड़ी है, मतलब लीनियर डायरेक्टली थोड़ी है। यहाँ पे वो नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ तो कोवेरिएंस जो है 0, इसको फाइन कर सकते हैं, अगर फाइन करना चाहते तो फिर काफी कैलकुलेशन होगा नहीं तो, लेकिन बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन तो बोल भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा ना x1 x2 दो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, जरूरी नहीं ज्वाइंट उसका आना हो, जब तक ज्वाइंट दिया नहीं है तब तक ये पूछेगा भी नहीं, है ना। ये तो मैंने ऐसा लिख दिया, लेकिन वैसे फाइन करना नहीं पूछेगा, तो ऐसे ये गलत ही होगा, कोई जरूरी नहीं 0 आएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में ना, एग्जाम में पूछ लेता है। अच्छा ये जो आप कह रहे थे नेहा की वो आइडेंटिटी होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थ्योरम है ये तो, इस बुक में आइडेंटिटी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए थ्योरम नंबर 4.7 है 163 पेज पे इसी बुक में, तो इसमें मैंने देखा जो कोई मैट्रिक्स के लिए, हाँ वो दूसरा रिजल्ट होगा यहाँ पे, तो सिंपल है ये कि x अगर आपका मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डायरेक्टली ये थ्योरम हो गया कि आपके पास x माइनस म्यू सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू ट्रांसपोज जो है, अच्छा यहाँ ट्रांसपोज लगाइए, यहाँ नहीं ताकि वो, तो यहाँ ट्रांसपोज दिस हैज जो बता रही थी काई स्क्वायर p है ना। यस सर। और ये तो मैं पहले भी लिखे थे यही कोई चीज। मैट्रिक्स है तो हाँ एक x ट्रांसपोज ax वो chi स्क्वायर को फॉलो करेगा और जो a की रैंक होगी हाँ उस केस में वो अगर a सिग्मा आइडेंटिपोटेंट होता है तो वो लगता है। और इसमें ये है कि जैसे मान लो कई बार ये क्या है, ये जो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पीडीएफ में ये टर्म आती है, तो बुक में देखते हो आप इक्वल टू सी स्क्वायर कर देता है, तो कुछ है ना
क्या बनता है, इलिप्सॉइडल समथिंग ऐसा कुछ कर्व, तो इक्वल टू दिस, तो उसमें वो यूज करता है, हालांकि है नहीं यहाँ पे। तो है ना, बुक में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आपके सिलेबस में क्या है, क्योंकि एमएससी से बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम। सिलेबस में चीजें बहुत क्लियर है कि आपको ये पढ़ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मेन तो क्वेश्चन का है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्योंकि ऐसे बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, किसी भी बुक में ना, जो सिलेबस है आपको उससे रिलेटेड चीजें पढ़नी है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। बुक में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसको आपको छोड़ना है, क्योंकि अगर मतलब पर्टिकुलरली किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वैसे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो आप, है ना, पूरी जिंदगी है, तब भी खत्म नहीं होगा, इतनी सारी चीजें सीख नहीं पाएंगे, धीरे धीरे सीख सकते हैं। फिर भी एग्जाम का सिलेबस से फोकस करें, तो यही चीजें मेनली है। और नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस है ना मेन इस पे करने की जरूरत है, तो क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं इसका ना, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है नहीं, इसका प्रॉब्लम बुक है ऐसे, उस पर कर सकते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं प्रॉब्लम शीट बनाता हूँ उससे पहले, तो नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करते हैं। इस बुक के क्वेश्चन मतलब काफी देखे हुए हैं, अगर आपको कहीं और से मिलते हैं तो वो देखिएगा। तो क्या देखे हैं काफी, इस बुक के क्वेश्चन शुरू करे हुए हैं ऑलमोस्ट। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग यूज करते ही हैं डिफरेंट जगह, तो कहीं और अगर आपको मिलेगा तो और भी प्रॉब्लम बुक आती है ना, कोई प्रॉब्लम बुक तो एक बच्चा भेजता रहता ग्रुप में, क्या नाम है उस बुक का, एक कोई प्रॉब्लम बुक है, उसमें सिर्फ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ प्रॉब्लम है उस बुक में, वो मुझे याद नहीं अभी, वो ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप चाहो देख सकते हो, वो है सॉल्व प्रॉब्लम्स है बहुत सारे उसमें, तो वो ट्राई कर सकते हो, होगा ही आप लोगों के पास, आप लोगों में से किसी ने भेजा था, तो इस ग्रुप में नहीं, वो ISS वाले ग्रुप में भेजा था। तो ठीक है, देखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे मल्टीपल एंड, अच्छा लास्ट टाइम जब प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे तो एक दो क्वेश्चन इसका भी आया था, है ना, कि आपके पास रैंडम वेरिएबल दे रखा है या मल्टी, है ना, वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मान लीजिए 3 कंपोनेंट है, उसमें पूछ रहा है व्हाट इज द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना, हम जो फर्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस देख रहे थे, तो दो तीन क्वेश्चन ऐसा दिखा था जहां पूछा था पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 x2, ये है, तो वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे अगर हुआ तो। क्या होता है ऐसे फॉर्मूला पता है आप लोगों को, हाउ टू फाइंड हाँ पार्शियल, सर, इसको सर पार्शियल और मल्टीपल निकालने के लिए पहले हम लोगों को रिग्रेशन करना पड़ता है। नहीं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, रिग्रेशन यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे आप? हो जाएगा। इसका तो पार्शियल का तो मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि ऐसा कुछ होता है, पर देख लूंगा मैं। तो अगर मुझे पूछता है कि पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन xi एंड xj, तो इसका कुछ आता है, क्या आता है जी, pi pj, हाँ pii आप ऑलरेडी बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, इसमें ऐसा कुछ होता है, ये पता है आप लोगों को ना, ये हाँ सर पता है। pij, हाँ, रूट अंडर pii pjj, अब ये pii pjj कहाँ से आएगा, अगर x1 x2 x3 मिलता है तो उसमें x1 x2 का पार्शियल ऐसे होता है, मतलब हाँ। r12.3 r1 ऐसे, ये जो है ना, r13 r23, ये आपको सिग्मा मैट्रिक्स दिया होगा ना, कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्वेश्चन पेपर में, निकल जाता है। और इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो इसका इनवर्स ही एक्चुअली वो है, इनवर्स के एलिमेंट्स को हम pij लिख रहे हैं यहाँ पे, ये p क्रॉस p आएगा, तो ये जो pij है यहाँ से आ जाएगा, तो मुझे जो भी रैंडम वेरिएबल पूछेगा कि x1 x2 के बीच का पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ, तो ये फॉर्मूला है, अब माइनस p12 अपॉन p11 इंटू p22 का रूट, तो ये यहाँ कहाँ से आएगा ये, तो पहले आपको इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, सिग्मा इनवर्स, और सिग्मा इनवर्स निकाल के फिर उसमें से मान लो आपको मान लो x1 x2 के बीच का पूछ लिया, तो p12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, p11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, pjj मतलब p22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का, तो उससे आ जाएगा, ये है, और उसका भी देखना तो पड़ेगा। रिग्रेशन से नहीं मतलब करना होता है सर? हाँ, रिग्रेशन में भी ये टर्म्स है, तो वहाँ थोड़ा अलग है, रिग्रेशन में भी ये टर्म्स है वहाँ पे। यहाँ सिंपली आपको रैंडम वेरिएबल्स के बीच का पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछेगा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन करो, क्योंकि यहाँ प्रूफ से मैं भी बचता हूँ, और जनरली आप लोगों ने एमएससी में बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है, तो यहाँ मेनली क्या है कि हमें देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ थोड़ा देख लो, डेफिनेशन और थ्योरम्स, फिर मेन है क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये है एंट्रेंस का। तो क्वेश्चन चाहे वो गेट का हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में तो है नहीं, तो गेट और नेट में ही क्वेश्चन इसके आते हैं, तो गेट और नेट से क्वेश्चन कलेक्ट करके आप ट्राई कर सकते हो।
या हम साथ में ट्राई कर सकते हैं, ये है तो ना। मैं कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ और उससे फिर देखिए क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, मेन वो है। बाकी थ्योरी का तो कोई लिमिट नहीं है, थ्योरी में जितना डीप में पढ़ेंगे उतना है ना, कोई लिमिट नहीं है उसकी। और रिसर्च और यही होता है, लोग आगे थ्योरी को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं रिसर्च में, ये चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे क्लास में आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एक दो क्लास और दूंगा, कंप्लीट कर देंगे इसको समहाउ। मेन है प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम थ्योरी, एक बार जो भी टर्म्स हैं हम लोग वो टर्म्स बस डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेशन और रिलेटेड थ्योरम्स, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर कंप्लीट हो जाएगा ये। और उतना डिटेल में पढ़ा रहा नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही कर रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ वैसे तो, ये चीज़ है। चलिए ठीक है, फिर आज ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you so much, sir.